आज की सारी देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट सादा के सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे थे और एक एक विधानसभा से 5 से 10 हजार वोटर के नाम काटे जाने को लेकर कर रहे थे तैयारी दोस्तों। लेकिन मामला जैसा ही पता चला वैसा ही पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के लोग एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। बताएंगे कौन से थाने में बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है दोस्तों। और मंत्री और विधायक ने ही बीजेपी की पोल खोल दी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज किया गया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी की विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार के डीजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया गया है। बताएंगे किस तरीके का नया संवैधानिक संकट देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी नियम कानून कायदे की पूरी लिमिट पार की जा रही है। डिटेल में जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों। ये करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की बची कुछ इज्जत का भी फलूदा बन चुका है और अब कोई इज्जत की नजरों से नहीं देखता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक ऐसे ही लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें 4 जनवरी को ऑनलाइन एक बैठक होती है, जिस बैठक में असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघला 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर, यानी विपक्ष की जो 60 सीटें हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम काटने का आदेश जारी करते हैं। 4 जनवरी को कथित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक क्लिप सोशल मीडिया पर आ गया दोस्तों। आपको बता दें कि दिलीप सेकिया जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मंत्री को काम दिया था कि 126 में से जिन 60 सीटों पर विपक्ष मजबूत है वहां पर 5000 से 10,000 वोटर को हटाया जाए। और कौन से वोटर हटाए जाएंगे, यानी विपक्ष को सपोर्ट करने वाले कौन से वोटर हटाए जाएंगे, उनको निशानी लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी। और स्वास्थ्य मंत्री के बैठक में उन्होंने सभी विधायकों और जिला के अध्यक्षों को 60 सीटों पर 5000 से 10,000 वोट काटने के लिए बोला था। और जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा दोस्तों, वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जो अध्यक्ष है रिपुन बोरा, उन्होंने इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए असम के दिसपुर थाना जाने का फैसला लिया दोस्तों। उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के सांसद रकीबुल हुसैन मौजूद थे और असम जातीय परिषद यानी एजीपी के चीफ लुरिन ज्योति गोगोई मौजूद थे और राज्य महिला कांग्रेस की प्रदेश की प्रेसिडेंट मीरा बोर ठाकुर भी मौजूद थी और विपक्ष के कई और नेता मौजूद थे, यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के लोग भी थे, सीपीआई-एम के पार्टी के लोग भी थे। और ये सब के सब मिलकर बीजेपी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष सेकिया पर आरोप लगा रहे हैं कि सेकिया के कहने पर, यानी दिलीप सेकिया के कहने पर बीजेपी के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राज्य के अंदर विधायकों को ऑर्डर दे रहे हैं कि 5 से 10,000 लोगों के नाम काटने हैं और उनके नाम को चिन्हित कर लिया जाए, उन सबको हटाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री के स्तर की एक बड़ी साजिश चल रही है और प्रदेश के अंदर बिना चुनाव आयोग को बताए इन लोगों के लिस्ट में नाम अगर चिन्हित किए जा रहे हैं हटाने के लिए, तो ये साफ तौर पर देश के चुनाव की प्रणाली का प्रक्रिया का पूरी तरीके से अपमान है। और चुनाव आयोग को इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और एफआईआर में खुद जुड़ना चाहिए, यानी एफआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए और कोर्ट में भी याचिका दाखिल करते हुए बीजेपी नेता के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग चुनाव आयोग को करनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ी भी निष्पक्षता यानी थोड़ा भी लिहाज बचा हुआ है कि अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, तो तुरंत एक्शन लेने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन उम्मीद काफी कम है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर पहली बार इस तरीके का कोई मामला हुआ होगा। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली विधानसभा के सदन की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई चलने के दौरान सबसे ज्यादा बवाल पॉल्यूशन को लेकर देखने को मिला था। लेकिन पॉल्यूशन के विवाद के बीच में कुछ ऐसा मामला सामने आता है दोस्तों, जिससे स्थिति इस तरीके की बन गई है कि अब संविधान के कायदों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दरअसल दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक बयान देते हुए आतिशी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में वीडियो क्लिप जारी करते हुए बताया गया कि ये सिख गुरुओं का अपमान किया गया है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के द्वारा एक वीडियो क्लिप जारी किया जाता है जिसमें आतिशी बोल रही है कि दिल्ली के अंदर आम जनता के प्रदूषण से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए जाते और इसी में वो कहती है कि आप चर्चा कराइए, भाग ले रहे हैं हम लोग, दिल्ली के लोग सांस लेने के लिए मर रहे हैं, दिल्ली के लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, आप दिल्ली के लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले आप इस पर चर्चा करवाइए, सबसे पहले प्रदूषण पर चर्चा करवाइए, मत बचाइए अपनी सरकार को, पहले इस पर चर्चा कराइए। अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा कराइए, भाग ले रहे हैं सब, कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा कराइए। कुल मिलाकर दोस्तों, उनके इस वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिस साथ में इस्तेमाल किया गया उसे लेकर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि सिख समुदाय के लोग नाराज है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए सिख समुदाय का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और इसके बाद बीजेपी दावा कर रही थी कि आतिशी ने अपमान कर दिया। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो जारी करते हुए बताया कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो को एडिट किया था और गलत तरीके से वीडियो में गुरु शब्द को जोड़ा था। असली वीडियो में तो कहीं भी उन्होंने गुरु शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। इसके बाद मामला पहुंच जाता है सीधा पंजाब दोस्तों। पंजाब के अंदर पंजाब
पुलिस ने बीजेपी के नेता के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई और 24 घंटे में वीडियो के जांच में पता चला कि कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं था, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। दोस्तों इसके बाद जालंधर की पुलिस ने बीजेपी के दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और जैसे ही पंजाब पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई दोस्तों, वैसे ही दिल्ली विधानसभा के बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मैदान में कूदते हैं और वो कहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग जिस आधार पर यह तय किया गया है कि वीडियो में छेड़खानी की गई है और गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, उस वीडियो का जो ओरिजिनल फुटेज है वो तो दिल्ली विधानसभा का अधिकार है। और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि आपने कैसे तय कर लिया कि वीडियो सही है या गलत है, और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और इसलिए अब पंजाब पुलिस के डीजीपी और जालंधर पुलिस के कमिश्नर को विधानसभा की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और 48 घंटे के अंदर यानी 12 तारीख तक विधानसभा के अंदर पेश होने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों ऐसे में साफ तौर पर एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, यानी एक ऐसा मामला है जब भारत के संविधान के कानूनी कायदे का पूरी तरीके से अपमान चल रहा है। और एक और सोचिए कि विधानसभा के अध्यक्ष कूद रहे हैं और तलब कर रहे हैं डीजीपी और जालंधर पुलिस के कमिश्नर को। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें एक अलग ही तरीके की सरकार बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर चला रही है। हर दूसरा नेता एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताता हुआ घूम रहा है और कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बड़े स्तर के नेता जो कैबिनेट में एक दूसरे के आमने सामने बैठते होंगे वही एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर आजकल राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज है दोस्तों। इसी बीच महायुति गठबंधन के अंदर लगातार एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी होने का तमगा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य कैबिनेट के साथ रहने वाले नेता चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे की कड़ी आलोचना करते हुए भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब ये मामला आया है बीजेपी के वन मंत्री गणेश नायक से जुड़ा हुआ। गणेश नायक ने नवी मुंबई के नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। नायक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि शहर और औद्योगिक विकास निगम यानी CIDCO के प्रशासन में बिल्डरों के एजेंट बैठे हुए हैं और फ्लैट सीधे बिल्डरों को दिए जा रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना के दौरान हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गंभीर कोविड के दौरान नवी मुंबई में आने वाली दवाइयों और इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रबाले MIDC अस्पताल के अंदर बनाई जा रही ऑक्सीजन गैस भी चोरी हो गई, दवाइयां, गैस और पानी भी चोरी हो गया। उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से नगर निगमों के प्रशासक का राज रहा, इसलिए इस समय के लिए कोई हमें दोषी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों के अंदर जो भी गड़बड़ियां हुई है सब प्रशासक के समय में हुआ है और ये कहने की जरूरत रही है कि उस समय कौन लीड कर रहा था। गणेश नाइक सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए नजर आए जो शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, यानी प्रशासक के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हीं के टाइम में भ्रष्टाचार हुआ। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भ्रष्टाचार का कौन मुख्य आरोपी है ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी के नेता ने शिंदे का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन पूरी तरीके से निशाना शिंदे के ऊपर ही था क्योंकि जिस टाइम की वो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं और इशारों में बोल भी रहे हैं कि आप जानते हैं कि उस टाइम में कौन लीडर था और किसके अंतर्गत ये सारा पूरा मामला हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोप एक कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट बल्कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहा है और एनडीए गठबंधन इसी तरीके से महाराष्ट्र में चल रही है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिश्वत खोर बोल रहे हैं, कमीशन खोर बोल रहे हैं और ना जाने कैसी कैसी गालियां दी जा रही है और कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद दोस्तों ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। इन्हें लग रहा है कि लाडली बहन योजना के पैसे की वजह से एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को जनता वोट दे देगी और चाहे ये आपस में भ्रष्टाचार के एक दूसरे पर आरोप बेशक लगाते रहे लेकिन जनता ध्यान नहीं देगी। ऐसे गफलत में है एनडीए गठबंधन वाले। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर आम जनता को चुनौती है, अगर वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन का भ्रम तोड़ना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले इस पूरे मामले पर आने वाले चुनाव में दिखाना पड़ेगा कि जनता लाडली बहन योजना के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट डालती है। लेकिन जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आएंगे दोस्तों ये जनता के लिए एक तरीके से करारा तमाचा है जो एनडीए गठबंधन के लोग बार बार मार रहे हैं और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जनता में इसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें बदायूं से लौटते वक्त एक काफिला गुजर रहा था केशव प्रसाद मौर्य का दोस्तों और केशव प्रसाद मौर्य के काफिले से एक गाय टकरा जाती है और वीडियो में देखा जा सकता है कि गाय टकरा गई है। तो इस मामले पर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए रिस्पांस देते हुए कहा कि दक्ष चौधरी, प्रकाश सिंह, पिंकी चौधरी पक्का भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बीजेपी के नेता को उखाड़ फेंकेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो तथाकथित गौ भक्त बने पड़े हैं और गौ रक्षक बने हुए हैं जिनका एकमात्र काम होता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया जाए गौ रक्षा के नाम पर, अब ये लोग केशव
केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के काफिले के कारण एक गाय को टक्कर लगी है, तो इस पर जो गौरक्षक है वो क्यों नहीं आकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, जो हर मामले पर आकर चिल्लाया करते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ईडी और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में खींचतान लगातार जारी है। शनिवार को एक अहम घटनाक्रम के दौरान देखा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों को भेजा और उन्होंने कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट का मतलब यह है कि कोलकाता के अंदर ईडी की छापेमारी के अंदर जो बवाल हुआ था दोस्तों, उस बवाल के दौरान फाइल को चोरी करने के अलग अलग तरीके के आरोप लगाए गए ममता बनर्जी पर। ईडी आरोप लगा रहा था, ईडी के ऊपर आरोप लगाते हुए राज्य पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर ईडी वाले पहले हाईकोर्ट गए थे ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और वहां पर जोरदार तरीके का हंगामा हुआ, बवाल हुआ, तो फिर फैसला लिया गया ईडी के द्वारा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही याचिका दाखिल करने के लिए ईडी वाले पहुंच रहे थे, वैसे ही ममता सरकार की ओर से कैविएट दाखिल कर दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया गया है कि राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद ही कोई फैसला ले, यानी राज्य सरकार भी एक पक्ष के तौर पर इस पूरे मामले से जुड़ गई है। ममता बनर्जी और ईडी के बीच में हुए जोरदार तरीके के बवाल को लेकर अभी मामला थमता हुआ नजर आता नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें ईरान को लेकर हर रात यह दावा किया जाता है कि ईरान के अंदर जोरदार तरीके का विरोध चल रहा है, ईरान में अशांतियां फैली हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान में अभी इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई है, क्योंकि कई जगह पर प्रोटेस्ट की संभावनाएं ईरान की सरकार को लगा था। यानी जिस तरीके से अमेरिका और सीआईए वाले मिलकर ईरान के अंदर दंगे भड़काने, फितना फैलाने की सोच रहे हैं, इसी कारण ईरान के अंदर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है दोस्तों। और ईरान को लेकर जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि ईरान में बवाल चल रहा है, 3000 जगह पर बवाल चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग यहाँ आग लगा रहे हैं, वहां आग लगा रहे हैं, ये सारी बातें हवाई बातें हैं दोस्तों, झूठी बातें हैं। क्योंकि ईरान की ओर से जो वीडियो क्लिप जारी किया गया है, जो अलग अलग शहरों के सीसीटीवी कैमरे जारी किए गए हैं दोस्तों, वीडियो जारी किया गया है, फुटेज जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ईरान में हर जगह शांति है और सब लोग आराम से आ जा रहे हैं। इन सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और वैसे भी ज्यादातर जो अमेरिका के इशारे पर काम करने वाले पश्चिम के मीडिया है, उन्हीं लोगों को लग रहा है कि ईरान के अंदर बवाल चल रहा है। हकीकत सबको पता है कि ईरान एकदम शांत देश है और जिस तरीके का देश है ईरान, यानी एक स्टेबल देश है। अमेरिका और तमाम पश्चिम की ताकतों के द्वारा बार बार कोशिश किया जा रहा है कि ईरान को डिस्टर्ब किया जाए और खामेनी की सरकार को हटाया जाए, लेकिन बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो बौखलाहट में कहीं का भी वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के अंदर बवाल जारी है। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के अंदर कई बार सरकार बदलने की कोशिशें अमेरिका कर चुका है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है, एक बार फिर से खामेनी के सामने पूरे के पूरे अमेरिका का बंदोबस्त धूल ही फांकता हुआ नजर आएगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली में प्रियंका गांधी से तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात करने के बाद प्रशांत किशोर अगला क्या कदम उठाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। और अब प्रशांत किशोर का एक फोटो भी आया है दोस्तों। प्रशांत किशोर इस फोटो में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात कर रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला से किसी मामले पर उनकी चर्चा चल रही है और ये जो तस्वीर जारी की गई है, ये उनके कहने पर ही जारी की गई होगी। और क्योंकि शंकर सिंह वाघेला नरेंद्र मोदी से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी गुजरात की राजनीति को वो जानते हैं, और प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हो रही है, तो ये मुलाकात प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में हुई मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए दोस्तों, उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी का गुजरात की रणनीति भी तैयार करनी चाहिए, और अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर सरकार बनाएगी दोस्तों, तो पूरी तरीके से देश भर के अंदर समीकरण बदल जाएगा। और इन्हीं समीकरण को पलटने के लिए प्रशांत किशोर की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और इसीलिए प्रियंका गांधी से बातचीत की गई होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत जुटा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर फाइल चोरी करने के आरोप ईडी वाले लगा रहे हैं और मामला अगर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी, उनको हिरासत में ले लिया गया, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में और बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। ये बात डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अलग राज्यों की भूमिका में रहता है, यानी जिस राज्य की खुद की भाषा है, खुद की संस्कृति है, खुद के लोगों के विचार है, और इसीलिए राज्य की अस्मिता भी काफी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वो अपने से जोड़कर देखते हैं। ममता बनर्जी को बंगाली अस्मिता के तौर पर माना जाता है, और अगर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पोस्ट से हटाया गया तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
देश का दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि कटरा के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के कटरा के अंदर श्री माता वैष्णो देवी नारायण मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर यानी अब एमबीबीएस की पढ़ाई इस कॉलेज के अंदर नहीं होगी। जब यह आदेश जारी किया गया दोस्तों तो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के लोग थे, वो जश्न मना रहे थे। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी आई। अब लोगों ने कहा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कॉलेज के अंदर एमबीबीएस का पाठ्यक्रम चल रहा था, उसके बाद जोरदार तरीके का बवाल किया जाता है। बवाल के बाद अब एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हटा दिया गया है, यानी एमबीबीएस नहीं पढ़ाया जाएगा एक कॉलेज में, जम्मू के कॉलेज में, और यहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके कॉलेज में पहले एमबीबीएस पढ़ाया जाता था, लेकिन मुस्लिम समाज के ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल गया तो बवाल किया गया कि ये वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाने वाला एक कॉलेज है, इसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए और हिंदू आबादी के बच्चों के लिए कोटा रिजर्वेशन होना चाहिए। और अब एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और लोग जश्न मना रहे हैं। कितनी बेफिजूल की बात है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है दोस्तों। सोचिए कि एमबीबीएस की पढ़ाई पहले कॉलेज में हो रही थी और अब नहीं हो रही, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें जंगल महल के ऊबड़ खाबड़ इलाकों के अंदर हाल के सालों में कमल के निशान बार बार खिलते नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2021 के विधानसभा चुनाव में बांकुरा और पुरुलिया जैसे जिलों के अंदर तृणमूल कांग्रेस के दबदबे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफी मजबूत था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने फैसला लिया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उस समीकरण को बदलेंगे। उन्होंने बांकुरा के अंदर सालटोरा के रण संकल्प सभा को संबोधित करते हुए 50-50 बंटवारे की बात नहीं की। इस बार तृणमूल कांग्रेस को बांकुरा और बिष्णुपुर जिले के अंदर सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाने वाले सालटोरा में खड़े होकर उन्होंने भगवा खेमे में दरार डाली और उनकी मौजूदगी में 2 भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को जमींदारों की पार्टी बताते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों से उन्होंने मिशन 12 के लिए आगे बढ़ने के लिए बोला है, यानी इन 2 क्षेत्रों के अंदर जो 12 विधानसभा की सीटें हैं वो पूरी की पूरी इस बार तृणमूल कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीते और जहां पर बीजेपी धीरे धीरे करके पैर जमा रही थी, वहां से बीजेपी के पैर उखाड़ने के प्रयास के लिए उन्होंने मैदान में उतरने का फैसला लिया है और रोजगार का वादा और पत्थर उद्योग से 25,000 नौकरी देने का भी वादा स्थानीय लोगों को किया गया है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका सरकार ने शुक्रवार को केरल सरकार के उस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई है जिसमें केरल के कन्नड़ स्कूलों में मलयालम को पहली भाषा के तौर पर पढ़ाना जरूरी कर दिया गया है। इसको लेकर कर्नाटका के पड़ोसी राज्य सरकार ने अपना जबरदस्ती वाला तरीका वापस लेने को कहा। केरल विधानसभा ने अक्टूबर के अंदर मलयालम भाषा बिल 2025 पेश किया, जिसमें कन्नड़ मीडियम के स्कूलों में मलयालम को पहली भाषा मानना जरूरी होगा। बिल को अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले से सटे बॉर्डर के जिले यानी कासरगोड के अंदर 202 कन्नड़ मीडियम स्कूल है और कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि कन्नड़ मीडियम स्कूलों में भी मलयालम को पहली भाषा के तौर पर जरूरी बनाने वाले प्रपोजल बिल का हम विरोध करेंगे। भाषा की आजादी और केरल के बॉर्डर वाले जिले खासकर कासरगोड के असलियत पर यह पूरी तरीके से चोट पहुंचाता है। मलयालम को प्रमोट करने के केरल के अधिकार को मानते हुए उन्होंने कहा कि उनको भाषा का समर्थन करना चाहिए, भाषा प्रमोट करना चाहिए। मलयालम को प्रमोट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम तो साथ ही देंगे मलयालम को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जहां पर कन्नड़ मीडियम स्कूलें चल रहे हैं तो वहां पर जो पहली भाषा होगी वो हमेशा से कन्नड़ भाषा होगी, वहां पर मलयालम भाषा थोपी नहीं जा सकती और ये गलत तरीका है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, हर तरीके से विरोध करेंगे, जहां जहां जाना पड़े वहां वहां जाएंगे और विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये भाषा को बचाने और अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने का अधिकार देता है और आर्टिकल 350A प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा की पढ़ाई की सुविधा देने की जिम्मेदारी तय करता है। इसीलिए इन तीनों प्रावधान के तहत एक संस्थान के पास ये ताकत होती है कि वो अपनी भाषा को पढ़ाने के लिए खुद की संस्थान बनाए और भाषा पढ़ाने के लिए कन्नडिगा भाषा पढ़ाने के लिए कन्नड़ भाषा पढ़ाने के लिए कन्नड़ मीडियम स्कूल चल रहे हैं, वहां पर अगर मलयालम थोपा जाएगा तो ये एकदम बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, इसका जोरदार तरीके से विरोध भी होगा। साथ साथ दोस्तों कुछ दिनों पहले प्रयागराज में माघ मेला की तैयारी का जायजा लेने के लिए देश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान स्थानीय डीएम को फटकार लगाते हुए तैयारियों को जोर शोर से आगे बढ़ाने के साथ साथ एक ऐसी बात बोली थी जिससे लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो आपस में तनाव है वो साफ तौर पर सही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ के करीबी सतुआ बाबा के साथ में प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा के द्वारा रोटी पलटने को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि सतुआ बाबा के साथ रह
रहकर रोटी थोड़ा कम पलटो और विकास के इन काम में ध्यान दो, काम करवाओ और जल्दी से माघ मेले की तैयारी करवाओ। इसके बाद योगी आदित्यनाथ माघ मेले में शामिल होने के लिए जाते हैं दोस्तों, और माघ मेले में योगी आदित्यनाथ के साथ में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, यही है सतुआ बाबा, जिसके साथ में स्थानीय डीएम रोटियां सेक रहा था और केशव प्रसाद मौर्य इसे लेकर नाराजगी जताते हुए बयान दे रहे थे और बोल रहे थे कि थोड़ा कम रोटी सेका करो सतुआ बाबा के साथ में। अब देखने को एक बात मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ के साथ में ये सतुआ बाबा फिर से नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक और योगी आदित्यनाथ का पूरा सपोर्ट सतुआ बाबा को है और इसी कारण से स्थानीय डीएम मनीष वर्मा आकर सतुआ बाबा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य इसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सतुआ बाबा और डीएम के बीच का ये पूरा मामला चल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में उसी दिन से विवाद चल रहा है जिस दिन से केशव प्रसाद मौर्य इस उम्मीद में बैठे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और बाद में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लाकर सांसद के पोस्ट से हटाकर सीधा मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया और उसी दिन धोखा हो गया था केशव प्रसाद मौर्य के साथ में और तब से ही दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और इसके कई तरीके के उदाहरण मिलते हैं। ये भी एक बड़ा उदाहरण है। साथ साथ दोस्तों एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टी आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है वे ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी का ये बयान शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर के अंदर एक जनसभा को लेकर आया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तानी संविधान कहता है कि सिर्फ एक खास धर्म के व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन ऐसा बिल्कुल होगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बंगाल में ईडी के एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल भड़के कहते हैं कि क्यों चाहिए इनको सारी फाइलें। ईडी की सारी फाइलों को लेकर जबरदस्ती विवाद चल रहा है। ईडी वालों को सारी फाइलें क्यों चाहिए जांच के लिए, वो भी चुनाव से पहले। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।